हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कशन करेंगे 2021 सिपेट क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस नंबर 39 तक कंप्लीट हुआ था। आज हम 40 क्वेश्चन नंबर 40 मतलब ये पार्ट थर्ड है ना। ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड हुआ है, अब उसको जरूर देख लीजिए। देखिए तो क्वेश्चन दे रखा है, at what substrate concentrations the velocity of an enzyme catalyzed reactions enzyme catalyzed reaction is 25% of Vmax। ठीक है, ये पूछा है। जैसे आपको माइकलिस मेंटन इक्वेशंस जो होता है यदि आपको पता होगा तो वो क्या कहता है, V0 इज इक्वल टू Vmax। ठीक है ना, Vmax इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस। ये है माइकलिस मेंटन इक्वेशंस। ठीक है ना। अच्छा, तो आप ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए हम नॉर्मल सी लैंग्वेज में यदि हम बात करेंगे तो एंजाइम्स क्या कर रहा है। मान लीजिए आपके पास एक सबस्ट्रेट है, ठीक है ना, सबस्ट्रेट है। उन्होंने क्या करेगा, उसको एंजाइम सबस्ट्रेट जो है एंजाइम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो क्या करता है, देखिए तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है कैसे ना। हर एक सबस्ट्रेट के पास, मान लीजिए ये सबस्ट्रेट है, उनके पास एंजाइम के साथ बाइंड होने के लिए एक साइड्स रहता है। मतलब कि ऐसा साइड्स रहता है जहाँ पे आके एंजाइम बाइंड हो पाएगा। जब सबस्ट्रेट एंड एंजाइम बाइंड हो जाएगा तो हम उसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस कहते हैं। एंड कुछ टाइम के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट को कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको हम एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंड कुछ टाइम के बाद एंजाइम अलग हो जाएगा एंड प्रोडक्ट सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट को कन्वर्ट हो गया। तो एंजाइम एक ऐसा सब्सटेंसेस होता है जो कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, खुद ही रिमेन अनचेंज्ड रहता है। ठीक है। अच्छा, तो ये देखा जाता है कि एंजाइम्स जो है सबस्ट्रेट को, है ना, रेट ऑफ प्रोडक्ट मतलब कितना स्पीड में प्रोडक्ट फॉर्मेशंस करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कॉन्सेंट्रेशंस को हम इस तरीके से जो ब्रैकेट में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जो स्क्वायर ब्रैकेट है इस तरीके से दे रखा है, इसका मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। समझ रहे हो ना। माइकलिस मेंटन्स की जो इक्वेशंस था उन्होंने ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि है ना, तो एक ऐसा, क्योंकि हर एक सबस्ट्रेट के पास एंजाइम को बाइंड करने के लिए एंजाइम मतलब सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स रहता है। ठीक है ना। अच्छा, तो एंजाइम्स ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स। ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे क्या है ना, जब जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशंस को इंक्रीज करोगे तो वैसे क्या होगा ना, प्रोडक्ट बनेगा मैक्सिमम। क्योंकि मान लीजिए आपके पास 15 एंजाइम्स है, ठीक है, तो आपने 5 सबस्ट्रेट डालोगे तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद आपने 10 डालोगे फिर भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि आपके पास एंजाइम्स 15 है मान लीजिए। आपने फिर 12 डालोगे प्रोडक्ट में कर लेगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। फिर 13 डालोगे और ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, 15 डालोगे और ज़्यादा बनेगा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जब आप 16 डालोगे और ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास तो एंजाइम 15 था। ठीक है, सारे एंजाइम सारे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो गया, तो फिर जो बाकी जो आपने मान लीजिए 16 या 20, आप सोचोगे कि जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही हूँ तो ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो क्यों ना मैं और ज़्यादा प्रोडक्ट सबस्ट्रेट डाल दूंगी और ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो क्योंकि इनके एक बाइंडिंग साइड्स रहता है, जब उनकी बाइंडिंग साइड फिलअप हो जाएगा उसके बाद अपने चाहे जितना भी सबस्ट्रेट डाल दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद और स्पीड इंक्रीज नहीं होता है तो उसको हम मैक्सिमम वेलोसिटी कहते हैं। आपको बात समझ में आई या नहीं? ये चीज़ हमने एंजाइम वाला जो चैप्टर है ना आपकी बायोकेमिस्ट्री जो 3rd सेमेस्टर के अंदर जो था वहीं पे हमने डिस्कशन किए थे। फिर भी देखिए, जैसे मान लीजिए हमने देखा कि ये जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक साइड्स में लिया हमने एक कुछ है ना, इनिशियली आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, वेलोसिटी प्रोडक्ट भी और स्पीड में बनेगा और स्पीड। लेकिन एक पॉइंट आएगा, आप चाहे जितना भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा लो, है ना, सबस्ट्रेट मान लीजिए आपने एक सबस्ट्रेट 2 3 4 5 6, तो मान लीजिए हो सकता है कि यहाँ पे है ना 4 जिस प्लेस में था 4 के प्लेस में इस प्लेस में 4 तक सबस्ट्रेट में प्रोडक्ट बना, 5 डाला फिर और नहीं बन रहा है, 6 में मतलब कि इस तरीके से और नहीं बन रहा है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ों को हम मैक्सिमम भी मैक्स कहते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी यही होता है। उसके बाद और आप जितने भी सबस्ट्रेट डालोगे वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगा। तो ये है वी मैक्स। इनकी जो आधा रहेगा, है ना, ये यहाँ से मान लीजिए ये 10 है,
है ना। तो इनकी 5 जो है उनके आधा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वी मैक्स बाई 2। वी मैक्स बाई 2 के टाइम पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितना है, तो इसका मतलब है कि 2 है ना, मान लीजिए 2 है या 2.5 है, इसको बोला जाता है केम। हमेशा याद रखिए केम इज़ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। केम हमेशा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होता है कौन सी टाइम पे, जब मैक्सिमम वेलोसिटी आधा होता है ना, तो उस टाइम पे मैक्सिमम वेलोसिटी आधा होने के टाइम पे जितना भी सबस्ट्रेट रहता है हम उसको केम बोलते हैं। तो उसको समझाने के लिए माइकलिस एंड मेंटेंस इक्वेशंस दिए थे। ये उनकी इक्वेशंस कुछ ऐसा था, V0 इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई केम। आपको आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगा कि ये मैक्सिमम जो वेलोसिटी है ये रखा है, वेलोसिटी ये रखा है मैक्सिमम वेलोसिटी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड केम क्या है आपको पता हो गया। वी मैक्स के टाइम पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जितना रहता है हम उसको केम कहते हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये रखा है कि कितना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, द वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम कैटालाइट रिएक्शन इज 25% ऑफ द, मतलब कि वी जो दे रखा है यहाँ पे 25% ऑफ द वी मैक्स, ठीक है ना। तो V जो होता है V मैक्स की 25% होता है, तो V0 इज इक्वल टू 25/100, 25% दे रखा है तो हम 1/4 कर लेंगे। V0 इज इक्वल टू 1/4 V मैक्स, समझ रहे हो ना। V0 जो होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है, एक तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो रहा है, इसका मतलब कि तो कुछ ना कुछ इनिशियल रहेगा ना। V0 जो होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है ना, 1/4 ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, समझ रहे हो ना। V0 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी 10 है, तो इस टाइम पे ये जो V0 वाला टाइम जब कुछ भी चीज़ें नहीं हुआ था, ये बोल रहा है उस टाइम पे है ना, सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट है, कुछ ना कुछ चीज़ें चल रहा है। जैसे मैंने हमेशा आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पे भी तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट मतलब प्रोटीन जो होता है ब्रेक होकर अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, हैं। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम में यदि कोई भी एंजाइम्स नहीं रहेगा, जो खाना आपने अभी खाया है उसको डाइजेस्ट होने के लिए 16 ईयर लगेगा, लेकिन एंजाइम्स प्रेजेंट है इसलिए 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर आपको फिर और एक बार भूख, ठीक है ना, आपने मतलब खाना डाइजेस्ट हो जाता है, हमको भूख लगने लगता है। तो इसका मतलब है कि एंजाइम्स चीज़ों को स्पीड अप कर लेता है। एंजाइम नहीं है फिर भी होगा, लेकिन बहुत स्लो स्पीड में होगा, ये बोल रहा है। तो मान लीजिए ये कितना रहेगा इस टाइम पे, ये क्या रहेगा ना 2.5 रहेगा, समझ रहे हो ना V0। तो ये 100 है, मान लीजिए ये 25% दे रखा है, तो इसका मतलब है कि V0 1/4 ऑफ द V मैक्स। जब कुछ भी एंजाइम्स काम नहीं कर रहा था, मतलब कि तो उस टाइम पे जो है 1/4 था, तो ये पूछा है ना। आपको क्लियर हुआ अब आई होप। तो V0 ये जो क्वेश्चंस में दे रखा है कि V0 जो होता है ये 25% ऑफ द V मैक्स होता है, ठीक है ना। मैक्सिमम वेलोसिटी जितना भी रहेगा, मान लीजिए x है तो 1/4 ऑफ द x इनकी रहेगा, ठीक है। तो V0 इज इक्वल टू 25/100, तो आप हम यहाँ पे कर लेंगे ताकि आपको क्लियर रहेगा। ये चीज़ आई होप आपको क्लियर होगा। सो हम देख लेंगे तो उन्होंने कैसे बताया है, ठीक है। सो देखिए, क्योंकि ये बहुत इजी है, आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ बहुत है ना। सो देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रखा है कि V0 इज इक्वल टू 25/100 हम कर लेंगे V मैक्स, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं V0 इज इक्वल टू, तो हम क्या लिखेंगे, तो 1/4 V मैक्स है, ठीक है, V मैक्स हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, V0 इज इक्वल टू 1/4 V मैक्स कर लेंगे। तो अब हम वो जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट ऑन करेंगे, ठीक है ना, इस V0 वैल्यू को। अभी V0 वैल्यू हमको मिल गया, तो हम क्या करेंगे 1/4 V मैक्स, ठीक है। 1/4 V मैक्स इज इक्वल टू V मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ऐसा रहेगा, समझ रहे हो ना। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे ना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो 1/4 अब हम ऐसे करेंगे V मैक्स यहाँ पे, ठीक है। उस तरीके से हम क्या करेंगे, V मैक्स को कट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, 1/4 इसको करेंगे, तो और इसमें हम क्या करेंगे ना V मैक्स ना, अच्छा 1/4 इस तरीके से कर लेंगे, ऐसे कर लीजिए तो आपको क्लियर रहेगा, क्लैरिटी आ जाएगा। देखिए, तो हम क्या करेंगे ना
ये है 1/4, हम उसको ऐसे कर लेंगे, इसको इसके साथ कर लेंगे, ठीक है। तो भी मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ये ऐसे रहेगा, तो 1/4 भी मैक्स, ठीक है। तो Km इसको करेंगे प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऐसे रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे क्या है ना, 1/4 भी मैक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 1/4 ये इसको कट हो जाएगा, तो अभी ये 1/4 भी मैक्स इज इक्वल टू, ये भी मैक्स कट हो गया, तो अब हम देखेंगे 1/4 ये है Km इंटू सबस्ट्रेट प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रहा है। तो अब हम उसको ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 Km प्लस 1/4 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो 1/4 Km इज इक्वल टू यहाँ पे जो है ना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन था, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 1/4 Km ये है ना, हम ब्रैकेट ओपन करने के बाद कुछ ऐसा रहेगा, 1/4 Km प्लस 1/4 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे 1/4, ठीक है ना, आप देख पा रहे हो, थोड़ा क्लंजी हो गया, तो ये जो था है ना 1/4, ये भी मैक्स कट हो गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रहा है, यहाँ पर 1/4 Km सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 1/4 Km कर लेंगे, 1/4 Km प्लस सबस्ट्रेट 1/4 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ये सिर्फ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रहा है, तो क्या होगा 1/4 Km इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन माइनस 1/4 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, समझ रहे हो ना। तो अभी आपके पास क्या है ना, 1/4 Km इज इक्वल टू, है ना, 1/4 Km इज इक्वल टू यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन माइनस 1/4 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यदि इसको हम करेंगे तो कुछ ऐसे रहेगा 3, क्योंकि ऐसे कर लेंगे 4 होगा, तो 4s माइनस s, तो s/4 हो जाएगा, तो 1/4 Km, ठीक है ना, इस रहेगा, तो ये उससे माइनस कर लेंगे, तो क्या होगा Km इज इक्वल टू 3 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, है ना, 3 टाइम्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे Km इज इक्वल टू 3/4/Km, ठीक है ना, ये ऑप्शन रखा है 3/4/Km, तो Km इज इक्वल टू 3 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जो Km वैल्यू होता है इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की 3 टाइम्स रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन में रखा है कि चूज द मिसमैच, यहाँ पे मिसमैच पूछा है, क्या मैच नहीं कर रहा है, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज के बारे में दे रखा है, ये पूछा है कि ये आनोमर है। याद रखिए ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जो होते हैं वो आइसोमर होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज की जब आप स्ट्रक्चर देखोगे कुछ आपको ऐसे नजर आएगा, दोनों जो होते हैं 6 कार्बन कंटेनिंग होते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज रहेगा, मतलब है कि कुछ ऐसे रहते हैं 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो ना, 6 कार्बन रहता है दोनों में। लेकिन डिफरेंसेस क्या है ना, आपको ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा एंड फ्रुक्टोज में आपको कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा, ये है डिफरेंसेस। तो इसको हम क्या कहते हैं, आनोमर। स्ट्रक्चरली तो सिमिलर रहता है, लेकिन जो C6H12O6 आप जैसे देख रहे हो 6 कार्बन कंटेनिंग मोनोमर होते हैं, वैसे ही होता है, तो इसलिए इसको हम आइसोमर कहेंगे, इसको हम आनोमर नहीं कहते हैं, ठीक है। डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज जो है आपस में एपीमर होते हैं, क्योंकि जो चेंजेस रहता है उनकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग, एंड तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस SPH1 एंड BBO1 बोथ रिकॉग्नाइज एंड कॉट द सीक्वेंसेस, मतलब कि जहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में क्या कर रहा है ना, आपकी कट हो रहा है। रिकॉग्निशन एंड कट यदि सेम एरिया है तो हम उसको आइसोसीजोमर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दे रखा है, तो एक्सोन्यूक्लियस तक कभी आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस का मतलब होता है कि ऐसा एक एंजाइम है जो कि न्यूक्लियोटाइड को कि बीच में कट करेगा, ठीक है ना, बीच में कहीं पे कट करेगा, तो हम उसको एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चंस में एंडोन्यूक्लियस रखा है, तो ऑप्शन 1 तो आंसर नहीं होगा। आइसोसीजोमर्स का मतलब है कि ऐसा न्यूक्लियोटाइड जहाँ पे बोथ रिकॉग्निशन एंड कट सीक्वेंसेस सेम रहेगा, तो हम उसको आइसोसीजोमर
आइसोमर्स कहते हैं। न्यू आइसोमर्स कहते हैं कि रिकॉग्निशन साइज एंड कटिंग साइड यदि अलग अलग रहता है हम उसको न्यू आइसोसिजोमर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो ये तो हो गया 42। अच्छा, टिपिकल प्लाज्मिड, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि टिपिकल प्लाज्मिड वेक्टर हाव, जो प्लाज्मिड होते हैं ये बायोटेक्नोलॉजी वाला हिस्सा होता है। हम देखेंगे कि प्लाज्मिड क्या होता है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये एक प्लांट है, मैंगो ट्री है, अभी मैंगो सीजन से, यहाँ पे मैंगो की जो टेस्ट है स्वीट है, लेकिन क्वांटिटी जो है बहुत लेस है ना, 5 मैंगो आ रही हैं। उसके अलावा और एक मैंगो प्लांट है ये वाला, ये जो मैंगो ट्री होता है वो सोर है, खट्टा है उनकी जो टेस्ट है, लेकिन है ना, मतलब कि 50,000 मैंगो आ रही हैं। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अच्छा मैंगो का टेस्ट होना चाहिए, क्वांटिटी भी अच्छा होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस मैंगो से, इस मैंगो ट्री से उनकी जो स्वीट टेस्ट वाला जो जीन होता है उसको लेके, ठीक है, इस मैंगो ट्री के अंदर डालोगे तो आपकी काम हो गया। ठीक है ना, टेस्ट भी अच्छा मिल गया और क्वांटिटी भी अच्छा था। ठीक है, तो उसको करेंगे कैसे, तो ये जो प्रोसेस होता है वही बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। सबसे पहले क्या करना है, आइसोलेट करना है आपकी डीएनए को, किस, कहाँ से, यहाँ से। जैसे मान लीजिए अभी एग्जाम्पल के तौर पर हमने मैंगो ट्री की स्वीट वाला जीन हमने लिया, आइसोलेट करोगे। आइसोलेट करने के बाद उनमें बहुत सारे स्टेज होता है, ऐसा तो नहीं कि अपने डीएनए को ऐसा निकाल लोगे, इस बैठा है ना, ये सारी चीज़ें होता है। उसको मतलब कि चिलेटिंग एजेंट डालना है, फिर डीएनए फ्रैगमेंटेशंस, मतलब कि ठीक है ना, ये सारी चीज़ें करनी है। करने के बाद 2 स्टेप होता है। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक ही डीएनए, आइसोलेशन करने के बाद आपने एक ही डीएनए आपको मिला, क्या आप वही एक ही डीएनए को डायरेक्टली लेके इस प्लांट के अंदर एंट्री, मतलब इनकॉर्पोरेट कर दोगे, आप सक्सेस हो जाओगे? नहीं, इससे सक्सेस नहीं मिलता है। तो आप यदि उनकी मल्टीपल कॉपी चाहते हो, ठीक है, इस डीएनए को, जो डिजायर्ड डीएनए होता है, डिजायर्ड डीएनए, अभी ये जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हो या आपकी डिजायर्ड जीन हो सकता है, जो स्वीट टेस्ट होता है, ठीक है, और टारगेट डीएनए बोल सकते हो, उनकी यहाँ पे मल्टीपल कॉपी बना सकते हो। मल्टीपल कॉपी 2 तरीके के बनता है। एक मशीन है जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, पीसीआर। जैसे जेरॉक्स मशीन होता है ना, आप लोग कॉपी जेरॉक्स करते हो, है ना, नोट जो है कॉपी जेरॉक्स करते हो, वैसे एग्जैक्टली कॉपी बनाएगा। लेकिन इस टाइम पे आपकी जो टारगेट डीएनए बहुत छोटा साइज़ की होना चाहिए, तभी ये कर पाएगा। मान लीजिए आपकी टारगेट डीएनए बहुत बड़ा है, तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, कुछ वेक्टर की इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, बहुत तरीके के हैं। इसमें एक प्लाज्मिड आ जाता है, एक वाईएसी आर्टिफिशियल क्रोमोजोम होता है। इनकी बहुत सबसे ज़्यादा, मतलब कि हाई केबी का ना, हाई वेटेज की टारगेट डीएनए को कैरी करने की कैपेसिटी है। तो प्लाज्मिड है क्या ना, प्लाज्मिड एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग कंपाउंड होता है। मतलब है कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया की तो अपना डीएनए है, मतलब कि है, उसके अलावा उनके पास और एक डीएनए रहता है जो कि सेल्फ, इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ठीक है ना, अपना कॉपी बना पाएगा। और जैसे कि आपको पता होगा, बैक्टीरिया जैसे ईकोलाई हो गया, हर 20 मिनट में 2 बन जाएगा, फिर 20 मिनट में। तो आप यदि जब बैक्टीरिया की ग्रोथ के साथ साथ प्लाज्मिड ग्रो कर रहा है, तो हर 20 मिनट में आपको 2, फिर अगले 20 मिनट में 4, फिर 2 4 8 16 32 64, समझ रहे हो ना, कितने मतलब लेस टाइम के आपका ज़्यादा कॉपी बन जाएगा। तो इसलिए प्लाज्मिड को यूज़ किया जाता है, यहाँ पे एक यूज़ किया जाएगा। फिर दूसरा और एक बार स्टेप में होता है कि इसके अंदर एंट्री करने के लिए भी होता है। तो आप एक बार सोचिए, है ना, एक बार हम समझ के चलेंगे। तो ये जो प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड की डेफिनेशन से आपको याद रखनी है कि प्लाज्मिड है क्या। प्लाज्मिड इज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक है ना, प्लाज्मिड इज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, एक क्रोमोजोम नहीं है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल यूनिट होता है। ठीक है, अच्छा, तो हम क्या करेंगे ना, इस प्लाज्मिड की क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, कौन सी ऐसा प्रॉपर्टी रहेगा जिस वजह से आप आपकी टारगेट डीएनए को यहाँ पे डाल सकते हो। सबसे पहला है कि उनमें एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस रहना चाहिए, मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट रहना चाहिए जहाँ से ये अपना कॉपी बना सकता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस। उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट, क्योंकि आप यहाँ पे आप कट लगाओगे, कट होगा तभी तो आप आपके टारगेट डीएनए को इंसर्ट कर पाओगे। तो रेस्ट्रिक्शन जो कटिंग साइड से होना चाहिए,
दूसरा चीज़ होना चाहिए क्या है ना, मार्कर रहना चाहिए। मार्कर का मतलब होता है कि क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होता है ना लैबोरेटरी में होगा, ऐसा नेकेड आई में आपको कुछ भी दिखने को नहीं मिलेगा। आपकी टारगेट डीएनए प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट हुआ है या नहीं है, ये चीज़ को देखने के लिए कुछ मार्कर्स होते हैं। मतलब कि वो प्रेजेंट रहेगा तो आप कुछ बोल सकते हो, प्रेजेंट नहीं है कुछ बोल सकते हो, तो मार्कर रहना चाहिए, ठीक है। एंड उनमें मल्टीपल कॉपी बनाने की क्षमता रहना चाहिए। मतलब कि जब भी वो कॉपी बनाएगा 4-5 या 100-200 कॉपी ऐसे बना लेगा। तो देखिए एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस में दे रखा है कि हाँ पहला ऑप्शन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होना चाहिए। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होना चाहिए, मतलब कि एक बार जब रेप्लिकेट करेगा ज़्यादा कॉपी बन जाए, 5-10-20 है ना। सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, मतलब कि उनमें एक ऐसा चीज़ें रहना चाहिए जिस वजह से आप पहचान पाओगे यस आपका टारगेट डीएनए इंसर्ट हुआ है या नहीं। सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस एबव। फिर हम देखेंगे क्वेश्चंस नंबर आपकी 43। डीएनए सिंथेसिस कैन बी मेजर्ड बाय एस्टिमेटिंग इनकॉर्पोरेशंस ऑफ रेडियो लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए की सिंथेसिस जो है हम कैसे एस्टिमेट कर पाएंगे, किसको रेडियो लेबल्ड करने के बाद हम कर पाएंगे ना, क्या होगा जैसे ये बेसिक सा चीज़ें हैं, आप याद रखिए कि जो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में रहता है, डीएनए एंड आरएनए के बीच में जो डिफरेंसेस होता है, न्यूक्लियो है ना, न्यूक्लिक एसिड्स बोलेंगे तो दोनों आ जाते हैं, डीएनए भी आ जाता है एंड आरएनए भी आ जाता है ना। डीएनए के नाम देखिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए। तो यहाँ पे आरएनए में सिर्फ होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अच्छा, तो जो नाइट्रोजिनस बेसिस होता है यहाँ पे ATGC होता है एंड यहाँ पे जो नाइट्रोजिनस बेसिस होता है AUGC होता है। जो डिफरेंसेस होता है यहाँ पे थायमिन होता है, यहाँ पे यूरासिल है। मान लीजिए कि ऐसा स्ट्रैंड है जहाँ पे आपको थायमिन मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है ना, डीएनए है, समझ रहे हो ना। क्योंकि और बाकी जो चीज़ें हैं, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, ये तो सारे आरएनए में भी सिमिलर रहता है, तो उसको हम रेडियो लेबल करेंगे, क्या मतलब कि हमको तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप थायमिन को रेडियो लेबल्ड करोगे तो वहाँ से पता लग जाएगा कि यस डीएनए की सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हिच एंजाइम इज यूज्ड निक ट्रांसलेशन ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशंस। निक ट्रांसलेशंस क्या होता है, देखिए कि जो प्रोकैरियोटिक के केस में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक कट बन जाएगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा बन जाएगा और उसके बाद इसमें ट्रांसलेशंस होता है कोई चीज़ों को, ठीक है ना। निक ट्रांसलेशंस न्यूक्लियोटाइड, कोई एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड को हम मार्किंग करने के लिए जब यूज़ करते हैं तो उसको हम निक ट्रांसलेशंस कहते हैं। एंड निक ट्रांसलेशंस में आपकी क्या है, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है यूज़ होता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 1 आप उसको याद रखिए। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 45। Name the protein that catalyze an ATP dependent process to initiate DNA replications in the prokaryotes। तो कि ऐसा प्रोटीन के नाम बताइए जो कि एनर्जी की इस्तेमाल करके, एटीपी मतलब एनर्जी की इस्तेमाल करके डीएनए रेप्लिकेशंस को इनिशिएट कर रहा है एट ए सिंगल साइट एटीडी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, मतलब कि इनिशिएशन की बात हो रहा है। वेयर 2 स्ट्रैंड्स ऑनविंड एंड सेपरेट, तो जिस वजह से क्या होगा ना, 2 स्ट्रैंड जो है ऑनविंड होके सेपरेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हेलिकेज की बात कर रहा है। तो हेलिकेज बोलेंगे तो डीएनए जी जो होता है, डीएनए प्रोटीन जो होता है दैट इज द हेलिकेज की काम करेगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46। द एनर्जी कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अमीनो एसिड्स इनटू ए ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन बाय अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ एनर्जी नीडेड टू द टीआरएनए। ये बोल रहा है कि कुल मिला के बात इतना है कि ट्रांसलेशंस के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत होता है, ठीक है। याद रखिए ट्रांसलेशंस के लिए आपकी 4 मतलब कि 4 एटीपी की बराबर एनर्जी की इस्तेमाल होता है। कैसे, देखिए जैसे आपको थोड़ा बता दूं, ट्रांसलेशंस में क्या होता है, ट्रांसलेशंस में क्या होगा ना, ये है डीएनए, ठीक है, डीएनए से बन जाएगा एमआरएनए,
ठीक है, यहाँ पे प्रोसेसिंग वगैरह हो गया न्यूक्लियस के अंदर, ये आ जाएगा साइटोप्लाज्म्स को, है ना, जो कैप लगाना, टेल लगाना, है ना, स्प्लाइसिंग होना, सब कुछ हो गया, आ जाएगा। और साइटोप्लाज्म्स में बैठा हुआ है राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम्स तो 3 भी हो सकता है, बाउंड राइबोसोम, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाइंड है तो बाउंड राइबोसोम्स कहेंगे, नहीं तो फ्री है, फ्री राइबोसोम्स कहेंगे। तो ये बोल रहा है जब इस टाइम पे, है ना, कितना एनर्जी इस्तेमाल होता है प्रोटीन बनाने में। सबसे पहला होता है कि साइटोप्लाज्म्स में ऐसे अमीनो एसिड्स पड़े रहते हैं, ठीक है ना, अमीनो एसिड्स ऐसे रहते हैं, ठीक है, हर एक मतलब कि एक एक स्पेसिफिक कोडन के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए पाए जाते हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिक टीआरएनए पाए जाते हैं। तो पहला जो टीआरएनए, पहले क्या होगा ना, ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये आके इसके साथ सी है, तो इसके साथ आके बाइंड होंगे, किसके साथ, यहाँ पे जो कोडन्स रहता है, एंटी कोडन्स रहता है, कोडन एमआरएनए में रहेगा, यहाँ पर ये एंटी कोडन रहता है, उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स पहले बाइंड होगा। सबसे पहला कि अमीनो एसिड चार्ज्ड होते हैं, मतलब है कि अमीनो एसिड्स एटीपी के साथ मिलके अमीनो एसिड एमपी बनते हैं, ठीक है ना, अपने खुद को चार्ज करते हैं, करने के बाद यहाँ पे आके बाइंड होता है उनकी अमीनो एसिड्स बाइंडिंग साइड टीआरएनए के साथ। इस बाइंडिंग होने के टाइम पे भी और एक एटीपी का इस्तेमाल होता है, तो 2 एटीपी हो गया, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जब वो लेके आएगा, मतलब कि जो स्मॉलर लार्जर सबयूनिट्स, यहाँ पर भी एक मतलब कि जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशंस होता है उस टाइम पे भी एक एटीपी की ज़रूरत होता है, तो रिलीजिंग बेड, तो टोटल कुल मिला के 4 एटीपी, मतलब कि एनर्जी कॉइन जैसे एनर्जी रिलीज होता है, तो 2 एटीपी एंड 2 जीटीपी, है ना, तो 4 हो जाएगा कुल मिला के। तो इसलिए हमेशा जो ट्रांसलेशन वगैरह रहता है ना, ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, जब ज़रूरत पड़ेगा तब होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे साइन डालगानो सीक्वेंसेस ऑन द एमआरएनए लोकेटेड 6 to 10 अप टू बेस पेयर इन द इनिशिएटेड कोडन ऑफ एमआरएनए दैट आइडेंटिफाई बाय द 16S rRNA, ठीक है। देखिए, तो जब हमने बात किया कि ये एमआरएनए है, ठीक है, ये एमआरएनए है, ये बोल रहा है जब इनमें ट्रांसलेशंस होने वाला है तो वहाँ पे कुछ एक स्पेसिफिक सीक्वेंसेस रहता है, ठीक है, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस रहता है, जो कि मतलब ये कौन सी एमआरएनए की मैं बात कर रही हूँ ना, प्रोकैरियोटिक के लिए मैं बात कर रही हूँ, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए, ये चीज़ भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस बार पूछेगा कि साइन डालगानो सीक्वेंसेस जो है प्रोकैरियोटिक में है या यूकैरियोटिक में है, ये प्रोकैरियोटिक में होता है। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होता है, उस पर्टिकुलर एरिया में आके राइबोसोम बाइंड होगा और वहीं से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं साइन डालगानो सीक्वेंसेस, ठीक है, एसडीडी, साइन डालगानो सीक्वेंसेस होता है। एंड वो जो सीक्वेंसेस होता है उनकी जो सीक्वेंस है AGG है ना, AG आप याद रखिए, ठीक है। अच्छा, साइन डालगानो सीक्वेंसेस जब हम बात करेंगे तो AGG ये तो प्यूरिन रिच सीक्वेंसेस हो गया, क्योंकि A एंड G प्यूरिन होते हैं, CUT मतलब है कि साइटोसिन, यूरासिल एंड थामिन जो है पिरिमिडिन होते हैं, तो प्यूरिन रिच सीक्वेंसेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48, which mRNA will be translated to polypeptide chain containing 8 amino acids। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे 3 करके दे रखा है, मतलब है कि जैसे एक एमआरएनए है ना, ये एक एमआरएनए है और इस तरीके से AUG कुछ, ये यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेस नहीं दिया था, मैंने जब क्वेश्चंस टाइप कर रही थी तो उस टाइम पे ऐसे मैंने उसको स्पेस दिया है ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जैसे कि आपको पता होगा 3 न्यूक्लियोटाइड मिलने के बाद एक अमीनो एसिड्स आके जुड़ता है, तो आपको कुल मिला के 8 अमीनो एसिड्स की एक चेन बनानी है, तो 8 अमीनो एसिड्स की एक चेन बनानी है, तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। एंड जो 3 स्टॉप कोडन होते हैं, ये क्या है, UAA, UAG, UGA,
बीच में जब भी तीनों में से कोई एक आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, है ना, सिंथेसिस। यहाँ पे देखिए AUG तो इनिशिएशन कोडन होता है, हमेशा याद रखिए AUG जो होता है ये इनिशिएशन कोडन होता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। ये तीनों को स्टॉप कोडन या नॉनसेंस कोडन कहा जाता है। ओक्कर, अप्पल, अंबर, उनके नाम वही होता है, ओक्कर, अप्पल, अंबर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे GAC, अच्छा, तो यहाँ पे तो ये 9 हो गया, नहीं हो पाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखा है, हमको तो 8 पॉलीपेप्टाइड की बनानी है। यहाँ पे स्पेस नहीं दिया था आपने, आप खुद काउंट करना पड़ेगा। अच्छा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 8 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए UGA जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये एक स्टॉप कोडन होना चाहिए। स्टॉप कोडन कोई भी अमीनो एसिड्स को कोड नहीं करता है, तो 9 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये स्टॉप कोडन है। तो यहाँ पे देखिए 1 CC ACC U, है ना, UC UAG, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 में आ रहा है, लेकिन ये तो कोई भी AUG है, ये तो कोई भी अमीनो एसिड्स को कोड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसको भी देखिए 1 2 3 4 5 5, यहाँ पे देखिए 5 में UAA आ गया, तो ये 4 अमीनो एसिड्स की एक पॉलीपेप्टाइड बनेगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आई होप आपको क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन कैसे डील करनी है। सबसे पहला है कि आप देखोगे कि 3-3 करके उसको डिवाइड कर लोगे, कहाँ 9 है, 9 तो ये दो पर दोनों में था, उनमें से हम देख लेंगे फिर स्टॉप कोडन कहाँ किस में है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपकी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केमिकली ह्यूमन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब कि FSH, ठीक है ना। FSH क्या होता है, ये पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स होते हैं, एंड ये आपकी ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के रहेगा, स्टीरॉयड नहीं। जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एंड आपके एड्रेनल ग्लैंड कॉर्टेक्स के हार्मोन्स होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड है, ठीक है। अमीनो एसिड्स डेरिवेटिव्स जो होते हैं, जैसे हमारा थायराइड ग्लैंड की जो है ना, थायरोक्सिन्स होता है, टायरोसिन, एक अमीनो एसिड से बने होते हैं। है ना, हिस्टिडिन जो है, ठीक है, ये सारे एक एक अमीनो एसिड से बने होते हैं। न्यूरो हार्मोन्स, ग्लाइकोप्रोटीन, तो आंसर क्या हो जाएगा ना, आपके ग्लाइकोप्रोटीन आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद दे रखा है कि आफ्टर कंज्यूमिंग ये बनाना व्हिच हार्मोन वुड एक्सपोज टू इंक्रीज। तो मान लीजिए कोई एक बंदा है बनाना कंज्यूम कर रहा है, फ्रूट्स है, फ्रूट से फ्रुक्टोज होता है, मतलब ग्लूकोज, शुगर्स रहता है। तो जब भी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल इंक्रीज होगा तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, बॉडी इंसुलिन सिक्रेट करता है, ताकि इंसुलिन क्या करेगा ना, शुगर लेवल इंक्रीज होने से इंसुलिन सिक्रेट होता है, इंसुलिन क्या करेगा ना, यहाँ पे जो ग्लूट रिसेप्टर्स होते हैं, जिस वजह से शुगर जो है सेल के अंदर एंट्री हो जाएगा, ब्लड में नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इमिडिएटली शुगर, इंसुलिन, ग्लूकागन नहीं। जब इंसुलिन लेवल डाउन होता है, ऐसे भी पूछा जाएगा, मान लीजिए आपने प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन कंडीशंस में है, खाना नहीं खा रहे हो, तो उस कंडीशंस में क्या होगा ना, ग्लूकागन सिक्रेट होगा। तो ग्लूकागन जब सिक्रेट होगा, वो बोलेगा जो स्टोरेज चीज़ें हैं, जो स्टोरेज फैट है, उसको ब्रेक करके हमको मतलब कि एनर्जी बनानी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन वुड बाइंड टू रिसेप्टर लोकेटेड ऑन इनसाइड ऑफ द सेल, उनमें से कौन सी, ठीक है ना, कौन सी रिसेप्टर है जो कि सेल के अंदर हो रहा है। देखिए हार्मोन्स को हमने क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, ये वाटर सल्युबल है या है ना, वाटर इनसल्युबल है या फैट सल्युबल, आप बोल सकते हो, वाटर सल्युबल एंड और एक होता है फैट सल्युबल। जो हार्मोन प्रोटीन से बनी होती हैं या अमीनो एसिड से बनी होती हैं तो वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना, वाटर में वाटर सॉल्युबल हो जाएंगे, लेकिन अच्छा, और एक रहता है फैट सॉल्युबल हार्मोन्स। जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल से बने वाले हार्मोन्स फैट सॉल्युबल होते हैं। जैसे आपको पता होगा हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनी हुई है ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में। तो ऐसा हार्मोन जो कि फैट वाला जो हार्मोन्स होता है वो आसानी से क्रॉस कर पाएगा, लेकिन जो प्रोटीनियस हार्मोन्स या अमीनो एसिड से बने हुए हार्मोन्स सेल के अंदर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए
प्रोटीनियस हार्मोन्स के रिसेप्टर्स जो होता है यहाँ पे आउटसाइड ऑफ द सेल्स रहता है, लेकिन जो फैट सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं उनके रिसेप्टर जो है साइटोप्लाज्म में, कुछ का साइटोप्लाज्म्स में होता है, किसी का न्यूक्लियस में होता है। तो ये रखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन वुड बाइंड टू रिसेप्टर लोकेटेड ऑन इनसाइड द सेल, मतलब कि सेल के अंदर जाके बाइंड होगा। तो ऑब्वियसली जो कोलेस्ट्रॉल मतलब कि फैट सॉल्युबल हार्मोन्स जो होते हैं वही करेगा। तो टेस्टोस्टेरोन, ये जैसे मैंने बात की थी, जितने भी सेक्स हार्मोन होते हैं वो सब कोलेस्ट्रॉल के डेवलप्ड है। एफएसएस तो नहीं होगा, ये तो ग्लाइकोप्रोटीन है, पिट्यूटरी से सीक्रेट हो रहा है। प्रोलैक्टिन भी नहीं होगा, ग्रोथ हार्मोन भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ना, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आपके क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब थायराइड हार्मोन। अच्छा, थायराइड हार्मोन को बाइंड्स टू रिसेप्टर ऑन द इनसाइड ऑफ द सेल। हाँ, इनकी न्यूक्लियर रिसेप्टर्स रहता है। रिलीज फ्रॉम थायराइड हार्मोन जो होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है दैट विल रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ रहे हो ना, देखिए मैं बता देती हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, हम मान लीजिए ये एक है ना, ये एक ह्यूमन है, ठीक है, कुछ ऐसे है, मान लीजिए, उसको इग्नोर कीजिए, बस मैं जो समझा रही हूँ उसको देखिए। तो ये जो हेड वाला हिस्सा है, यहीं पे एक और रहता है फोर ब्रेन में, एक रहता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस रहता है, वहाँ से उस तरीके से स्टॉक निकलता है, ऐसे दो पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी की फिर दो हिस्सा होता है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, फ्रंट वाला जो हिस्सा होता है एंटीरियर, एंड पीछे वाला जो होता है हम उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी को। तो उसके बाद पिट्यूटरी बहुत सारे हार्मोन्स, ठीक है ना, मैक्सिमम चीज़ों को। तो थायराइड, मान लीजिए पहले थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस, जब भी मान लीजिए आपकी बॉडी की ज़रूरत होगा थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन्स की ज़रूरत होगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स की बहुत अच्छा खासा रोल्स रहा है, जो कि मेटाबॉलिज्म को, बॉडी वेट को, ये सारे चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन पहले रिलीज होगा हाइपोथैलेमस में, तो ये जाके एक्शंस दिखाएगा आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी में। कौन? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। देन एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। ठीक है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रिसेप्टर जो है थायराइड ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये इसमें यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, ये रिसेप्टर से ये यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा। जब ये बाइंड होगा तो उसके बाद थायराइड ग्लैंड क्या करेगा ना, आपकी थायरोक्सिन, थायरोक्सिन मतलब कि T3T फॉर ट्राई आइडोथायरोक्सिन, टेट्रा आइडोथायरोक्सिन, ये हार्मोन्स को सीक्रेट करने लगेगा। सो यहाँ पे रखा है कि बाइंड्स टू रिसेप्टर इनसाइड द सेल्स, ये हो गया। रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द थायराइड हार्मोन। थायराइड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है, डिराइव फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल नहीं, ये एक अमीनो एसिड से बनने वाले हार्मोन से, बाइंड्स टू रिसेप्टर आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के बाहर नहीं, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन आप मान के चल सकते हो, ये है तो अमीनो एसिड से बनने वाले हार्मोन्स, लेकिन ये बाइंड होता है इनसाइड द सेल। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। इन मेयोसिस रिकॉम्बिनेशंस ऑकर एट, मेयोसिस मतलब कि रिडक्शनल सेल डिवीजन, जहाँ पे रिकॉम्बिनेशंस आपको कहाँ हो रहा है ना, प्रोफेज 1 में। ठीक है ना, प्रोफेज 1 में रिकॉम्बिनेशंस होता है, तो हमेशा याद रखिए। ठीक है, इसका आंसर ये रहा। तो रिकॉम्बिनेशन जो है प्रोफेज 1 में होगा। यदि और तो और आप देखोगे प्रोफेज 1 की कौन सी सब्सटेंस, हमने 5 सब्सटेंस लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस हमने देखा था, तो और स्पेसिफिकली भी पूछा जा सकता है, आप वो चीज़ को भी ध्यान दीजिए। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोजोमी। ठीक है ना, जो क्रोमोजोमल हम देखेंगे जो एब्रेशंस में, एक होता है मोनोजोमी, ट्राइजोमी, है ना। तो मोनोजोमी का मतलब क्या होता है, देखिए मोनोजोमी क्या है आप बात करेंगे। देखिए, जिसे आपको पता होगा मेयोसिस के टाइम पे, है ना, मेयोसिस टाइम पे क्या होता है ना, पेरेंट्स क्रोमोजोम के पास पेरेंट्स के पास जितना क्रोमोजोम्स रहता है, जो डॉटर सेल्स बनेगा, सबसे पहले तो पेरेंट्स के सारे क्रोमोजोम इस तरीके से डबल हो जाता है। तो उसके बाद क्या होगा ना, डिवाइड होगा, कुछ ऐसे ऐसे करके डिवाइड हो जाएगा, है ना। पहला ये होता है मेयोसिस फास्ट,
मैंने 2 ऐसे दिखाया, ये मेयोसिस फर्स्ट होता है, तो उसके बाद फिर मेयोसिस सेकंड होगा। मतलब मेयोसिस सेकंड में क्या होगा, ये कुछ ऐसे होगा, ये 2 में से ऐसे एक बन जाएगा, ऐसे एक बन जाएगा, ये 2 में से फिर ऐसे। तो कुल मिला के आपको 4 ऐसे सेल मिल जाएंगे। ठीक है, ये मेयोसिस 2 जो ब्लैक कलर में मैंने बताया, ये मेयोसिस 2 की, क्योंकि रिडक्शनल सेल डिवीजन जब होता है कुछ इस प्रकार के होता है, 2 स्टेप में होता है, मेयोसिस फर्स्ट एंड मेयोसिस सेकंड। तो होता क्या है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसे हो जाता है, जैसे आपको पता होगा ओवम के पास 23 है ना, मतलब है कि 22 ऑटोजम, साथ ही साथ एक ही एक्स क्रोमोजोम रहना चाहिए, 2 है ना, 2 में से एक ही रहना चाहिए। तो जब भी सेग्रीगेशन हो रहा था, ठीक है ना, जब सेग्रीगेशन हो रहा था, हो सकता है कि एक ऐसा ओवम बन जाए, एक ऐसा ओवम बन जाए जिसके पास सिर्फ और सिर्फ ऑटोजम्स है, कोई एक्स क्रोमोजोम नहीं है। ठीक है, मतलब है कि एक्स, मान लीजिए ये एक्स क्रोमोजोम है, एक इस सेल के पास आना चाहिए था और एक दूसरे सेल्स के पास जाना चाहिए था। मान लीजिए दोनों एक सेल के पास चले गए, ये इस सेल के पास कुछ नहीं है, तो अब ये जब भी मान लीजिए इस पर्टिकुलर सेल जो है आगे चलकर क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा, तो ऐसा बच्चा बनेगा। ठीक है ना, ये मम्मी जो है, मम्मी के ओवम में एक्स क्रोमोजोम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑटोजम है, एंड फादर से स्पर्म आया है, ऐसा स्पर्म जिसके पास ऑटोजम्स तो है, मान लीजिए वाई क्रोमोजोम है। ठीक है, तो यहाँ पे 44 ऑटोजम्स तो सही रहेगा, एक ही वाई क्रोमोजम्स रहेगा। समझ रहे ना, इसको हम क्रोमोजोमल नॉन डिसजंक्शंस कहते हैं। यदि आपने पढ़े हैं oogenesis मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने यदि पढ़े होंगे, पता होगा फीमेल के केस में ये जो चीज़ें हैं ना, बिफोर बाथ स्टार्ट हो जाता है, फिर प्रोफेज मतलब कि प्राइमरी oocyte जो है सी जो के रहता है, फिर प्यूबर्टी के टाइम पे हर महीने इस तरीके से चीज़ें चलेगा। इसलिए जो लेट एज मैटर्निटी होते हैं, मतलब कि जो मदर आफ्टर 36 जो मदर बनते हैं, तो उस कंडीशंस में कुछ ऐसे डिजीज होने की चांसेस रहता है, क्योंकि क्रोमोजोमल नॉन डिसजंक्शन एज के साथ साथ थोड़ा कोई म्यूटेशंस हो जाता है, कुछ ऐसे होता है, तो होने की चांसेस रहता है। ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगा, कोई 10,000 में ऐसे होने की चांसेस है। ठीक है, अच्छा तो देखेंगे which of the following is मोनोजोमी, है ना, मोनोजोमी देखेंगे तो 46 एक्सेस, जो कि जो 46 एक्स रहेगा, 47 एक्स हो गया, ट्रिपल एक्स, तो ये मोनो हो गया क्या, ये तो डबल हो रहा है ना, 47 हो रहा है, हमारा टोटल 46 है। तो उसके बाद रखा है कि 69 मतलब 23 ठीक है, 46 हो जाए, ये 46 को करके 69 हो रहा है, ये तो मोनोजोमी की कंडीशंस नहीं है। तो 45 एक्स ये वाला कंडीशंस, ठीक है ना, ऐसा एक सेल बनी जिसमें 45, ठीक है ना, 45 एक्स आ गया, तो ये मोनोजोमी कंडीशंस होता है। आप याद रखिए 2 डिजीज, मोनोजोमी में आ जाता है टर्नर्स सिंड्रोम, एंड ट्राइजोमी में आ जाता है क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम। मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसा मतलब कि XXY कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, ये ट्राइजोमी मतलब है कि एक ऐसा ओवम है जिसके पास 2 एक्स क्रोमोजोम है। नॉर्मली ऑटोजोम्स तो है ना, नॉर्मली एक एक्स क्रोमोजोम रहना चाहिए था, लेकिन 2 एक्स क्रोमोजोम है। इस तरह के ओवम को यदि एक स्पर्म ने फर्टिलाइज किया जिसके पास वाई क्रोमोजोम था 20 वाई, तो अब क्या हो जाएगा ना 44, ये 2 एक्स क्रोमोजोम, इसके बाद ये वाई क्रोमोजोम, तो इसको हम क्लिनीफिल्टर्स कहते हैं। तो क्या होगा ना, 2 एक्स क्रोमोजोम है, एक वाई क्रोमोजोम है। वाई क्रोमोजोम है तो जब पैदा होगा, मतलब कि उनका जो सारे मेल जो है ना, जैसे मेल की टेस्टिस है, पेनिस है, ये सारे चीज़ें बनेगा, घर लखू से बेटा हुआ है। लेकिन जब उनका जो प्यूबर्टी टाइम आएगा, प्यूबर्टी टाइम पीरियड, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, उनके पास 2 एक्स क्रोमोजोम है, 2 एक्स क्रोमोजोम है, तो क्या होगा, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है तो फीमेल जैसे बनने लगेगा। ठीक है ना, फीमेल जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल, तो उसको हम क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम्स कहते हैं, कुछ ऐसे रहता है। एंड टर्नर्स में क्या होता है, टर्नर्स में ऐसा एक ओवम है जिसमें 22 ऑटोजम्स तो है, कोई भी एक्स क्रोमोजोम नहीं है। उन्होंने एक ऐसा स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जिसके पास एक्स क्रोमोजोम था। समझ रहे हो ना, तो क्या होगा देखिए,
तो इनके केस में है ना ओवम है, मैक्सिमम में ओवम को क्योंकि स्पर्म के केस में भी हो सकता है, लेकिन स्पर्म जो होता है ऐसे कुछ रुक रुक के तो नहीं हो रहा है डायरेक्टली, है ना, लाइफ लॉन्ग उनका प्यूबर्टी के बाद टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहता है। लेकिन फीमेल के केस में पहले से ही सारी चीज़ तैयार है, कुछ रुक रुक के चीज़ें हो रहा है। हो सकता है कि एज के साथ साथ कुछ म्यूटेशन आ जाए, कुछ नॉन डिस्जंक्शन करने के टाइम पे कुछ रिजिडिटी आ जाए या कुछ हो, तो इस वजह से फीमेल हम ज़्यादातर इसे माना जाता है। ऐसा नहीं कि फीमेल में होगा मेल में नहीं होगा, मेल में भी होता है। तो अब क्या होगा, तो एक ऐसा स्पर्म है जिसमें 22 ऑटोजोम्स तो है, मतलब नॉर्मल स्पर्म है, इन्होंने एक्स लेके आया है। तो अब ये जो बच्चा बनेगा 22 एक्स उनकी मम्मी से आया है, सिर्फ और सिर्फ ऑटोजोम्स आया है, कोई भी सेक्स क्रोमोजोम नहीं आया है। तो इस बच्चा 44 एक्स हो जाएगा, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम उनकी 45 है। तो यहाँ पे एक एक्स क्रोमोजोम क्या है ना, एब्सेंट है, एक ही एक्स क्रोमोजोम है। तो इसलिए ये जो फीमेल मतलब कि ये जो बंदा बनेगा ये तो फीमेल बनेगा, क्योंकि एक्स क्रोमोजोम है, वही क्रोमोजोम्स तो नहीं है, कोई भी मेल ऑर्गन नहीं बनेगा, फीमेल बनेगा। लेकिन एज के साथ साथ क्या होगा, रूडिमेंटरी ओवरी रहेगा, इतना अच्छे से ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होगा। जो एक्सटर्नल जेनिटल या वल्बा वगैरह होता है उसमें हेयर हो सकता है कि आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि 2 एक्स क्रोमोजोम नहीं है, एक ही एक्स क्रोमोजोम से। तो इसको हम टर्नर सिंड्रोम्स कहते हैं। क्लियर, आई होप आपको क्लियर होगा कि क्लिनेफिल्टर टर्नर्स है क्या। तो आप टी से टर्नर्स याद रखिए, मतलब कि ट्राइजोमी नहीं है, टी मैंने ऐसे याद रखिए। तो अच्छा, फिर हम देखेंगे हाँ क्वेश्चंस नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरियोटाइपिंग इज नॉट कंपैटिबल विथ सर्वाइवल टू बाथ। मतलब कैरियोटाइपिंग का मतलब है कि क्रोमोजोम की मैपिंग जिसमें किया जाता है, हम उसको कैरियोटाइपिंग कहते हैं। तो वो पैदा ही नहीं होगा कौन सी टाइप में। तो देखिए 47 XY दे रखा है, 47 XY प्लस 13, मतलब कि उनकी जो प्रॉब्लम है 13 क्रोमोजोम के साथ हुआ है। 47 XX प्रॉब्लम उनकी 18 क्रोमोजोम में हुआ है, इनकी 21 क्रोमोजोम में हुआ है। एंड डी ऑप्शन डी दे रखा है कि 45Y दे रखा है, मतलब कि सिर्फ Y क्रोमोजोम है, कोई भी एक्स क्रोमोजोम्स नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशंस में देखिए ये जो 13, 18 एंड 21 आप जो देख रहे हो, ये 3 डिजीज करवाते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं पटाओ डाउन्स, है ना, एडवर्ड, पटाओ एडवर्ड एंड डाउन्स। आप ऐसे PED पेड याद रखिए, है ना, पेड याद रखिए, PED 13, 18, 21। ठीक है, पटाओ डिजीज होता है, पटाओ एडवर्ड 18 है ना, पेड याद रखिए, पटाओ एडवर्ड एंड डाउन सिंड्रोम्स। अच्छा 18 में 18 हाँ एडवर्ड एंड डाउन सिंड्रोम्स होता है। एंड 45 एंड ये मोनोजोमी कंडीशन से, इस कंडीशंस में डेथ हो सकता है, बाकी और कोई कंडीशंस में नहीं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, कंसैग्यूनिटी शोज ए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विथ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। कंसैग्यूनिटी मतलब होता है कि जैसे कंसैजिनियस मैरिज होता है, मतलब है कि क्लोज रिलेशनशिप में मैरिज, जो कि ह्यूमन में ज़्यादातर नहीं होता है, लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अदर ऑर्गेनिजम्स में होता है, नॉट लोअर, अदर ऑर्गेनिजम्स में होता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक पेरेंट्स है ना, उनकी 2 बेटा बेटी हुआ है, ठीक है, उनके बीच में मैरिज होगा, है ना, ये वाली जो चीज़ें हैं। तो इस कंडीशंस में क्या होगा ना, जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाता है। इसलिए जो पिछले ज़माने में जो लोग थे ना, वो जब शादी कर रहे थे, आजकल तो जो पेरेंट्स है मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, वो इसलिए लव मैरिज जो है जो अच्छा है, क्योंकि मतलब कि मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब है कि जो है जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि लव मैरिज घर में हो जाएगा, मतलब कि भाई बहन के बीच में होगा, हो सकता है, पता नहीं, ज़्यादा नहीं होता है, तो थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, तो वो जो रिसेसिव कैरेक्टर वगैरह होता है ना, वो एक्सप्रेस होने की चांसेस लेस रहता है। जैसे देखिए कैसे, ठीक है, मान लीजिए ये एक फैमिली है यहाँ पे, और इन्होंने कोई दूसरे को शादी किया, यहाँ पे डायरेक्टली भी नहीं हो सकता, मान लीजिए ये इस वाला कंडीशन मान के चलेंगे, ये इन्होंने है ना, इन्होंने किसी दूसरे से शादी किया, उनका 2 बच्चा बन गई, ठीक है, 2 बेटी बन गई। अच्छा, तो इन्होंने भी कुछ दूसरे से शादी किया, उनका 1 बेटा 1 बेटी बन गए, ये दोनों के बीच में शादी होगा, ये वाली कंडीशंस, ये जो कंडीशंस होता है, जैसे जो अंकल वाली चीज़ें होते हैं, देखिए उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं एक ही होते हैं दोनों की, है ना, ये पेरेंट्स आ जाएंगे, ये बच्चे हैं,
ये ग्रैंड पेरेंट्स है, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स है। कोई एक रिसेसिव कैरेक्टर मान लीजिए उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास था, उन्होंने मान लीजिए ये वाले था, ठीक है, जब मान लीजिए इनके पास था, इनके पास कुछ रिसेसिव कैरेक्टर था, इनके पास भी था, तो ये भी उनके पास डायरेक्टली ऐसे आज इट इज आ गया। तो इस कंडीशंस में जब ये वाले क्रॉस होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब कि हेट्रोजाइगस फॉर्म में मान लीजिए कोई डिजीज खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है और रिसेसिव फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, तो इस कंडीशंस में क्या होता है ना, इस कैपिटल ए बच्चे, मतलब 3 बच्चे 4 में से एक चांसेस होता है कि कौन सी बच्चा बनने की, रिसेसिव कैरेक्टर की चीज़ें बनने की, तो उसको हम कंसाग्यूनिटी बोलते हैं, जहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर जो होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है कंसाग्यूनिटी में। तो इसलिए जो कुछ ऐसे हम लोग दिखते हैं ना मैरिज के पहले जो क्या सब दिखते हैं, है ना। अच्छा, फिर हम देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज योर बेस्ट एस्टिमेट फॉर पॉपुलेशन ऑफ एनिमल इफ यू फर्स्ट कैप्चर 25 एनिमल्स, mark them and then release them, a week later you capture 33 animal and find 5 are marked। तो उन्होंने दे रखा है यहाँ पे ये है पॉपुलेशंस एट्रीब्यूट की क्वेश्चन से, है ना, इकोलॉजी के क्वेश्चन से। तो ये दे रखा है कि मान लीजिए यहाँ पे एक पॉन्ड है ना, यहाँ पे एक पॉन्ड है, इस पॉन्ड में बहुत सारे मछलियाँ रहा है, ठीक है ना। जब इस टाइप के कंडीशंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो आप एक एक करके नहीं गिन सकते हो उसको निकाल के, है ना, तो यहाँ पे हम पॉपुलेशंस को कैसे काउंट करेंगे, ठीक है ना। ये जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं मार्क, कैप्चर एंड रीकैप्चर मेथड। मार्क, कैप्चर एंड रीकैप्चर मेथड हम उसको कहते हैं, ठीक है। ये पॉपुलेशन इकोलॉजी की चीज़ें हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मार्क करोगे, उसके बाद कैप्चर करोगे, मार्क, कैप्चर, रिकैप्चर मेथड। तो पहले दिन आपने गया, आपने फिशिंग किया, मतलब कि नेट के थ्रू, तो जितने आपने पकड़ा था, कितना आपने पकड़ा था, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट स्टेटमेंट फॉर अकाउंट, यू फर्स्ट कैप्चर 25 एनिमल्स, मार्क देम एंड रिलीज देम, एंड आफ्टर ए वीक आपने गया, आपने 33 एनिमल्स को या फिशेस को आपने लिया, उसमें से 5 है, 25, 33, 5 है ना। सो देखिए, आपने पहले दिन जब गए थे आपको 25 मान लीजिए फिशेस मिला था, आपने इस सारे 25 फिशेस को क्या किया, कलरिंग किया, मान लीजिए कोई है ना इयररिंग्स वगैरह पहना दिया, कुछ भी किया, आपने टैगिंग किया, तो उसके बाद उस सारे 25 को आपने क्या किया, इस तालाब के अंदर छोड़ दिया, ठीक है ना। अच्छा, तो आपने जितना मार्क किए थे, मतलब कि कैप्चर किए थे, उतना को ही छोड़ के आ गए, ठीक है। अच्छा, तो फिर आपने एक हफ्ते के बाद फिर आपने गया, जाने के बाद आपको 33 मिला, है ना, 33 कितना मिला आपको, आपने कैप्चर जब किया आपको 33 मिला। इस 33 से आपने देखा कि 5 ऐसे होते हैं जो कि पहले मतलब कि मार्क करने वाले, मान लीजिए आपने कुछ ऐसे इयररिंग्स उसको पहना दिया था, तो ये वाले हैं, तो बच गया कितना, ठीक है, 28 बच गया, 28 जो कि कलर नहीं है, कलरफुल नहीं है। तो ये बोल रहा है कि पॉपुलेशंस की जो है ना, फाइंड द मतलब एस्टिमेट द पॉपुलेशंस, तो इस पॉन्ड की पॉपुलेशंस कैसा होता है, हमेशा याद रखिए, इनकी एक फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट ऐसे कर सकते हो,